हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? वेलकम टू फ्री एकेडमी। देखो, हमने लास्ट क्लास में हमारे गैलुसेक लो और आपके एवोगाड्रो लो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इनकी बात करी थी। इन्हीं से देखो हम पढ़ रहे हैं हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। वहीं पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री है तो केमिकल रिएक्शन के बिना काम चलेगा नहीं। आपको केमिकल रिएक्शंस क्या है, इक्वेशंस क्या है, उनको कैसे बैलेंस करते हैं और उससे रिलेटेड उनके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे इस क्लास में। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बात करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? जानते हैं आप केमिकल रिएक्शन? देखो सिंपल क्या है, अगर मैं ये लैंग्वेज की बात ना करूं तो सिंपल बात, क्योंकि जो भी हमारी रिएक्शन हो रही है, जैसे वाटर बन रहा है या अपन अमोनिया बना रहे हैं हेबर प्रोसेस की तरह, या कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम हमारा क्या बनाते हैं, SO3 बनाते हैं, तो वहाँ पे हम सब बात करते हैं कुछ ना कुछ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ ना कुछ हमारे क्या बनता है, प्रोडक्ट बना। मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ ना कुछ रिएक्टेंट लेने पड़ते हैं। हमने ये रिएक्शंस तो कर दी, फिजिकली हमें दिख रही है, लेकिन इसे एक फॉर्मेट यानी एक फॉर्मेट में लिखने के लिए, यानी कौन से जो रिएक्टेंट लिए कौन से फिजिकल स्टेट में थे, इन सबको हम डिनोट करते हैं और उसी को हम जानते हैं हमारे इक्वेशन के नाम से। बात करूं कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस लेते हैं यानी रिएक्टेंट लेते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, उनके पुराने बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड जो हैं डेवलप होते हैं। यही हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस। और उसके बाद ऑल केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड इन केमिकल इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट। हमने जो रिएक्टेंट लिया है उसका फॉर्मूला और जो प्रोडक्ट बना है उसका फॉर्मूला, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट लिख देंगे और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट लिख देंगे। ठीक है, अब बात करें कि जो केमिकल इक्वेशन है ये हमको एक्चुअल में क्या दे रही है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रही है। मेनली क्या है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दे रही है कि कितने मोल्स लिए हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारी बात हम डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या है, केमिकल इक्वेशन जो भी है वो आपकी बैलेंस होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वो बैलेंस होनी चाहिए। उसको बैलेंस करने का क्या तरीका है, सबसे पहले जो है वो इक्वल नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट बोथ साइड, यानी जितने भी एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनाया, तो वहाँ पर हम जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले रहे हैं उन दोनों से आपका अमोनिया बन रहा है, तो वहाँ पे राइट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड आपके नंबर ऑफ नाइट्रोजन फिक्स होने चाहिए, हाइड्रोजन फिक्स होने चाहिए। इसे हम कह रहे हैं आपका जो है नंबर ऑफ एटम, जो एलिमेंट है वो क्या हो जाए, दोनों साइड फिक्स हो, कंटेंट रहे। फिर ये फॉलो है जो एक कंजर्वेशन का हम मास कंजर्वेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम देखते हैं रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। ठीक है, उस पॉइंट को भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फिर हम उसकी फिजिकल स्टेट लिखते हैं, वो इंक्लूड होने चाहिए। फिर ऑल रीजन शुड बी रिटन दिए स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म। इससे समझ में क्या आता है कि ऐसा नहीं कि आपने क्या करा, वहाँ पे हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन क्या करा, आपको पता है हाइड्रोजन एक गैस है जो आपकी किस में मिलती है, मॉलिक्यूल फॉर्म में, ना कि एटॉमिक में। तो आप उस इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिख सकते, आपको मॉलिक्यूल फॉर्म में ही लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? उसके बाद कॉफिशिएंट जो है आपके क्या है, वहाँ पे जो कॉफिशिएंट, मैंने आपकी जो लास्ट लो है उसके कॉफिशिएंट की बात करी थी, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उनके कॉफिशिएंट से आपकी सारी चीज़ें पता चलेगा। आपकी जो आपकी केमिकल इक्वेशन है वो आपको दो डाटा देती है, एक तरह का क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। मतलब आपकी केमिकल इक्वेशन आपके दो बातें बता रही है कि मैं क्या हूँ, उसमें दो तरह की चीज़ें हैं, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव में आपका क्या है, वहाँ पे नेम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करेगा, और क्वांटिटेटिव में क्या बात करेगा, वहाँ पे कितने मोल्स लिए हैं या कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं या उनका मास क्या है, उनका वॉल्यूम क्या है। हमारे पास उस कोफिशिएंट होता है, उससे हम मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकल सकते हैं। क्लियर है? वापस बात कर लेते हैं क्लियर से। केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, न्यू बॉन्ड्स डेवलप हो रहे हैं, ये हमारी केमिकल रिएक्शंस हो गई। उनको इक्वेशन फॉर्म में लिखने के लिए हम उन्हीं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट के साथ
और उनके मॉलिक्यूल की जो नंबर्स है उनको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। वहाँ पे हमारा मास कंजर्वेशन का जो लॉ है वो फॉलो होना चाहिए। हम बात कर लेते हैं कुछ इक्वेशन है उनको हम फिजिकली देख लेते हैं और उसमें कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपका ये जो है आपका हाइड्रोकार्बन है जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है, तो वहाँ पे हमारी क्या बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आप सब जानते हो कि आपके हाइड्रोकार्बन जो है वो बर्न होने के बाद आपके कार्बन डाइऑक्साइड और गैस प्रोड्यूस करते हैं और वाटर देते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारी इक्वेशन में फर्स्ट लॉ में देखा था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो है नंबर ऑफ एटम जो है वो फिक्स होने चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको 3 और इस साइड आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं 1। यानी सबसे पहले मैं आपके ऑक्सीजन, ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं सबसे पहले टारगेट है उनको आप कांस्टेंट करो, उनको मतलब इक्वल करो, उसके बाद आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ले सकते हो। जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपका जो है 3 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, आपने सबसे पहले कार्बन को फिक्स करके आपने कार्बन वाले को लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे तो एज इट इज C3H8 यूं का यूं ही होगा। अब इससे मेरे कार्बन तो फिक्स हो गए लेकिन अब ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, 2 ज़ा 6 और ये क्या हो गया 7। हाइड्रोजन को देख लेते हैं पहले हम, क्योंकि ऑक्सीजन तो लास्ट में हो जाएगा। हाइड्रोजन देखो कितने हैं यहाँ पे 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम 4H2। क्या मेरे हाइड्रोजन बैलेंस है? अब हो गए यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है ये आपके 8, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपके कितने हो गए 8। अब लास्ट आप ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन अब मेरे यहाँ पे हो जाते हैं 3 + 6 और यहाँ पे 4, यानी टोटल 10 हो गए। यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 दिख रहे हैं, तो एक तरीका है कि मुझे 10 करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ 5 रख दूंगी। यहाँ ध्यान देते हैं क्या करा मैंने यहाँ पे 5 O2, क्योंकि यहाँ पे O2 है तो 5 2 ज़ा 10, यानी आप देखोगे वापस कार्बन वापस रीचेक कर लेते हैं, कार्बन 3 तो इस साइड भी 3, नेक्स्ट है हाइड्रोजन 8 है, इस साइड भी आपके 8 है, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और 4 10, यानी ये मेरे हिसाब से ये अब आपकी बैलेंस है। आपको सबसे पहले अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स दिख रहे हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप कर सकते हो। यहाँ बात करते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा आपके कौन दिख रहे हैं, सबसे पहले सल्फर की, तो यहाँ सल्फर कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 3 हैं, तो मैं यहाँ पे 2H2S कर दूंगी और यहाँ पे SO2 आपका यूं का यूं ही है तो 3S, ये आपके सल्फर बैलेंस हो गए, क्लियर है। उसके बाद हम हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको 2, यानी इसके आगे एक बात ध्यान रखना, हमेशा हम साइंटिफिक आपके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी को ही चेंज करते हैं, ना कि इनके नीचे मॉलिक्यूल्स को, क्लियर है। ये आपका H2 यानी यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गए और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गए। अब हम लास्ट देखते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन आपको कितना दिख रहे हैं ये SO2 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन आपके ऑलरेडी बैलेंस है। क्लियर हो पा रहा है? आप खुद प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं करना है आपको, कोई सी आपकी रिएक्शंस को उठाना है आपकी बुक्स में से एनसीईआरटी में से और उनको खुद से आप मॉडिफाई कर करके चेंज करके आप इसको कर सकते हो। लास्ट है आपकी थर्ड वाली जो है आपकी FeSO2 ऑक्सीजन में बन हुई, तो क्या बना है आपका Fe2O3 और SO3। तो यहाँ पे अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा हम देखते हैं कौन दिख रहा है हमें आयरन। आयरन इधर कितना है 1, इधर कितना है 2, तो यानी मैं इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में ही चेंज कर सकती हूँ Fe3S2O3 और Fe2O3SO2। आयरन मेरे बैलेंस हो चुका है। उसके बाद सल्फर की बात करें तो सल्फर कितना हो गया 4 और यहाँ पे सल्फर कितना है
1, यानी मैं यहाँ पे यहाँ 4 है। क्लियर? दोनों साइड मेरे हिसाब से सल्फर बैलेंस हो चुके हैं। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। सल्फर इधर 2 और 2 + 4, 4 हो गए। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इधर कितने हो गए 2, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए 4, 4 2 8, 8 ऑक्सीजन हो गए। इधर हमारे पास 2 ही है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ आपके Fe2 4O2, 8 और 8। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन और उसके अलावा आपको कौन कौन से, एक तो आर्सेनिक, एक आपका है ये एसन, क्या बोलते हैं एसन को, बताना आप सोच के, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑक्सीजन और एक क्लोरीन और है। क्लियर है? सबसे पहले आर्सेनिक की बात कर लेते हैं। आर्सेनिक इधर कितने हैं 2, तो इधर क्या कर सकते हैं 2As। क्लियर है? उसके बाद आप देख सकते हो आपके एसन को, इधर 1 है, इधर भी 1 है, कोई चेंजेस नहीं है। किसी चेंजेस से वापस आएगा तो हम वापस आएंगे एसन पे। उसके बाद क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं 2 यहाँ दिख रहे हैं और एक यहाँ 3, और यहाँ पे कितने हैं आपके 4। तो हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, क्योंकि क्लोरीन को हम डायरेक्ट यहाँ पे 4 नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे तो हमारे और डाटा चेंज हो जाएंगे। हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन आपको कितने दिख रहे हैं 3, और इस साइड आपको कितने दिख रहे हैं 1, तो यानी मैं यहाँ कर सकती हूँ 3H2O, 3 ऑक्सीजन मेरे क्लियर हैं। अब ऑक्सीजन चेंज करने से मेरे हाइड्रोजन चेंज हुए। इधर कितने दिख रहे हैं मुझे 6, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो यानी यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। O3 प्लस SnCl2 प्लस 6 क्या ले लिया आपकी बार मैंने HCl, इससे मेरे क्या चेंज हो गए हाइड्रोजन चेंज हो गए। हाइड्रोजन इधर भी 6 और इधर भी 6। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब क्लोरीन की बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट किसी को चेंज करती तो मेरे को वापस इनबैलेंस हो जाता। क्लोरीन इधर कितने हो गए 6, और ये कितने हो गए 7 और एक 8। क्लियर है? यहाँ पे क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा 2। S2SnCl4, 4 2 8, 8 क्लोरीन इधर और 8 इधर, यानी मेरा आर्सेनिक ऑक्सीजन क्लियर है, क्लोराइड भी हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब एसन बचा है। एसन इधर 2 लगाने से कितने हो गए 2, और एक मिनट, इधर भी 2 लगाऊंगी तो मेरे क्या चेंजेस हो जाएंगे, क्लोराइड वापस चेंज हो जाएंगे। देखते हैं, देखें एक और काम कर सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, SN3, इससे 2 चीज होगी। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड है ये, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये फिक्स यही तरीका होगा। आपको हिट एंड ट्रायल यानी यहाँ रखना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आपका चेंज हो रहा है, कौन सा। यहाँ पे 3 करें तो यहाँ पे भी 3। अब देखो आपकी क्लोराइड, देखो 4 3 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 6, और 6 ऑलरेडी ये थे, यानी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 3 कर दिया, और यहाँ पे 3। इसमें मैंने चेंजेस करा है, ये चेंज नहीं, आप इस चेंज को देखोगे, नीचे वाले चेंजेस को कितने हैं। आर्सेनिक को चेक करते हैं वापस, कितने हैं 2, इधर भी 2। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन भी 3। हाइड्रोजन वहाँ पे कितने हैं 6, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन देखना, पहले स्टिन को देख, एसन को देखो, जो आपके कितने हैं यहाँ पे 3 और 3, और क्लोराइड कितने हो गए 3 2 6, ये 6 ये 12, और देखा जाए तो 4 3 12, यानी यहाँ आपकी पूरी बैलेंस है। लास्ट है आपका KMnO4 HCl। देखो अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे K और Mn को, क्या K यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है, एक ही है।
Mn की बात करेंगे तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद बात करते हैं हमारे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको? 4, और इधर कितने दिख रहे हैं आपको? 1। यानी सबसे पहले तो आप इसको बैलेंस करो। कितना? 4H2 ऑक्सीजन बैलेंस है आपका। उसके बाद बात करते हैं आपकी हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे? 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर हो गए। तो यहाँ पे आपको 8 HCl लेना पड़ेगा, जिससे आपके हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद आप क्लोरीन को देखो, यहाँ पे कितने हो गए? 8। यहाँ देखा जाए तो 1 और 2 3 4 5, यहाँ 5 है, यहाँ पे 8 है। तो हमको इधर तो अब कम नहीं कर सकते क्योंकि हाइड्रोजन जरूरी है, तो इधर हम कुछ कर सकते हैं। 3 हो गया, तो मैं यहाँ पे 5/2 Cl2 ले लूंगी। मतलब Cl2 इसको हाफ करेंगे तो 5 Cl बच गए और 3 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। वापस इसको वापस रीराइट करें तो देखो कि Mn4 + 8 HCl, KCl में कोई चेंजेस नहीं है, MnCl2 में कोई चेंजेस नहीं है, हाइड्रोजन वाटर कितने हो गए? 4, और यहाँ पे क्लोरीन को कितना कर दिया? 5/2। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपको देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई फिक्स क्राइटेरिया, अगर हम ऑक्सीडेशन मेथड से और रिडक्शन मेथड से हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, वहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न है। यहाँ पे हम 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड काम करता है। आपको एटम्स को राइट हैंड साइड को और लेफ्ट साइड को रखना पड़ेगा, उनको चेक करते हुए देखना पड़ेगा कि क्या हुआ। ये आपकी केमिकल इक्वेशन जिसको हमने बैलेंस करना सीखा। क्लियर है? ये बैलेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जब भी अब आगे के जो स्टेप्स करेंगे वहाँ पे सबसे पहले बैलेंस करना आना चाहिए। हमारा न्यू टॉपिक है रिएक्शन स्टाइकोमेट्री। क्या है ये? एक तरह से क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में। अभी केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपने देखा होगा कि हम वहाँ पे जो चेंज कर रहे थे वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के चेंज कर रहे थे, और यही कोफिशिएंट आपको समझ में आएंगे कि क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो आगे के जो नंबर्स होते हैं वही, या मोल्स होते हैं, या जिनको हम मोल बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, वही आपके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। क्लियर है? अभी इस रिएक्शन को देखा जाए तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद देखा जाए तो इसमें फिजिकल स्टेट भी लिखी हुई है, यानी ये आपकी सिंपल केमिकल इक्वेशंस है। अब इसका ये क्या नाम है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमें बहुत चीज़ें क्लियर होती है। हमने जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहाँ देखा था कि हमें कोई गिवन मास है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं। गिवन मास से मोल निकालना होता था तो हम क्या करते थे? हमेशा डिवाइड करते थे, यानी यहाँ पे डिवाइड किससे करते थे? किसको करते थे? आपका जो है गिवन मास होता था, यानी मोल्स निकालते थे तो क्या करते थे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये निकालते थे। हम पढ़ चुके हैं। यानी मैंने कहा कि आपकी अगर मोल्स पता है आपको, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? वापस अगर आपको मास निकालना हो तो आप गिवन मास से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यानी आपको मोल से मास से जाए तो यानी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? मॉलिक्यूलर मास से। वहीं पे अगर आपको मोल्स पता हो तो आप वॉल्यूम निकाल सकते थे। किससे करते थे? 22.4 से क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। और वहीं पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना था तो आप मल्टीप्लाई करते थे, किससे करते थे? एवोगाड्रो नंबर से। सीधी सीधी सी बात है। अब मैडम ये मोल्स कहाँ से आएंगे? जो आपके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, किसके लिए? केमिकल रिएक्शंस आपको इक्वेशन दे रखी है तो उसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं यही आपके क्या कहलाएंगे? मोल्स कहलाएंगे। क्लियर है? यहीं से मोल से मैं क्या निकाल सकती हूँ? मॉलिक्यूल। किससे? एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करके। वहीं मैं मास निकाल सकती हूँ। कैसे?
यहाँ पे इस मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करा, इसके मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास N2 का कितना होता है, नाइट्रोजन देखो 7 नंबर पे है, 7 2 जा 14, और कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 2, यानी 28 ग्राम, यहाँ पे 6 ग्राम, और यहाँ पे इन दोनों को करा तो 34 ग्राम। और वहीं पे मैं वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। एक मोल के अंदर कितने, अभी अपने एवोगाड्रो प्रिंसिपल लिखा, मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होते हैं, तो उन चाहे गैसेस कोई सी भी हो वहाँ पे वॉल्यूम फिक्स होगा। तो यहाँ पे फिक्स वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। यहाँ पे 3 मोल्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पे 2 मोल्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। सीधी सी बात कहूँ तो यहाँ पे स्टाइकोमेट्री जो है वो किससे कैलकुलेशन, किससे क्या निकाल सकते हैं हम, उससे मोल से स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मास निकाल सकते हैं, और हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तीसरा हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्लियर कर सकते हैं। यानी किसी भी रिएक्शंस की स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान रखना कि हर रिएक्शंस की अपनी क्या होती है, स्टाइकोमेट्री। अरे भाई सबके अपने अपने रूल होते हैं, सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, किसी को क्या पसंद किसी को क्या। तो इन रिएक्शंस की भी अपनी अपनी के इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि भाई हम इतने मिक्स होंगे, इतना हाइड्रोजन आएगा, इतना क्लोरीन आएगा, तभी जाके हम HCl बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे इतना नाइट्रोजन होगा, इतना ही हाइड्रोजन होगा, तभी जाके हम इतनी अमोनिया बनाएंगे। इनका फिक्स है, जिसको हम स्टाइको कोफिशिएंट जानते हैं। अब बात करें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, उनको कर लेते हैं, देखते हैं आप कितना सीख पाए। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ओट इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद 0.200 ग्राम ऑफ H2 हील्ड वाटर टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, दोबारा बोलूं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि हम जब कोई सी भी वाटर बना रहे हैं, पहले तो वो बना के देख लेते हैं, उसकी रिएक्शंस पता होनी चाहिए और विद स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। आपका जो है हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। क्या ये केमिकल इक्वेशन हुई अभी? क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं इधर, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे जबकि 1, यानी मेरे को पहले तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 4, जबकि यहाँ है, क्लियर। और मैं बात कर दूँ पूरी इक्वेशन में, तो ये गैसेस और ये आपका लिक्विड, वो टेम्परेचर वो सब डिसाइड करता है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें ये केमिकल इक्वेशन, ये कह रहा है, पहले तो इसकी कोफिशिएंट पता होना चाहिए कि 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं या 2 मोल आपके हाइड्रोजन जो है 1 मोल से रिएक्ट करके कितना बनाएगी, 2 मोल। ये कौन बताता है हमें, इसकी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, अभी लास्ट देखा था हमने। अब हमको ये दे रखा है ग्राम में, तो पहले तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद आप उल्टा भी कर सकते हो, उसको किस में कर सकते हो, पहले मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें गिवन डाटा किस में है, ग्राम में। 2 मोल मतलब इसको ग्राम में, यानी 2 इंटू H2 जो है उसका कितना हो गया 2, यानी 4 ग्राम, यहाँ पे 32 ग्राम, और ये कितना हो गया 36 ग्राम, यही होगा। चेक कर लो वापस, ऑक्सीजन 8 16 और 16 टू 32, और कितना बन रहा है 36 ग्राम। अगर ये पेन पेंसिल की सिंपल देखा जाए तो मैथ में पेन पेंसिल का क्वेश्चन है, हमें ग्राम में दे रखा है, हमें पता है कि हाइड्रोजन कितना ले रहे हैं हम 4 ग्राम। जब 4 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो आपको ऑक्सीजन कितना लेना पड़ता है, पहले वाटर की बात कर लेते हैं हम, चलो। हाउ मेनी ग्राम O2 इज रिक्वायर्ड, यानी हम ऑक्सीजन कितना लेना पड़ता है, हमें लेना पड़ता है 32 ग्राम ऑफ O2। क्लियर है, कहाँ से समझ में आया ये, इसके स्टाइकोमेट्री से हमने क्लियर करा। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 1 ग्राम लें तो आप सब जानते हो 32 डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे अपन को डाटा दे रखा है 0.200 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा 32/4 इंटू 200, कितना आ जाएगा 8, और 1.6 ग्राम क्या रिक्वायर्ड होगा हमको O2। समझ में आया?
वहीं पे बात पूछा है, पहला वाला क्वेश्चन क्लियर है कि हमें कितना O2 रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद है आल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर बनेगा। तो वही बात करती हूँ कि आपका जब, क्योंकि डाटा आपको एक ही दिया है, किसका, हाइड्रोजन का, तो आपको पता है कि 4 ग्राम आपने H2 लिया तो वाटर कितना बना, 36 ग्राम। क्लियर है। तो वहीं पे 0.200 आप लोगे ग्राम, क्या लोगे, हाइड्रोजन, तो कितना बढ़ेगा 36 डिवाइड बाई 4 इंटू 200, मेरे हिसाब से आएगा 1.8 समथिंग। ठीक है, 9 2 ज़ा। क्लियर है, समझ में आया। कुछ नहीं है, पेन पेंसिल है, कुछ नहीं है, हमको जो गिवन है उसको ध्यान रखो। इक्वेशन हमको खुद पता होना चाहिए, इसकी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता होना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स होती है कि मर्जी है भाई कि ये आपने 2 मोल्स लेंगे तभी ये 1 मोल होगा, तभी कंबाइंड होके वाटर बनाएंगे। तो हर एक रिएक्शन का अपना अपना स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, वो उसी रेशियो में कंबाइंड होके बनाती है। इसी में 2 टर्म्स और ध्यान रखेंगे हम, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। आगे बढ़ते हैं हम, ये वाला क्लियर है। नेक्स्ट आपका है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर पता करना है। प्रोड्यूस इन कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मैथेन। देखो अभी आपकी मैथेन क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। अगर रिएक्शन नहीं पता है तो हम नहीं कर पाएंगे। आपको पता है हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की वजह से बंद करते हैं तो आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनता है, वाटर। पहले तो चेक कर लो ये बैलेंस है क्या, कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन कितने इधर 2, और इधर ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको 1, तो यानी आप 2:2। ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4, हाइड्रोजन इधर भी कितने हैं 4। एक मिनट, ऑक्सीजन इधर 2 और CO2 प्लस 2 और एक 3 ऑक्सीजन, और इधर आपके हाइड्रोजन 4 करेंगे तो 4 इधर हो गए, तो यहाँ पे आप कितने कर दोगे 2 ऑक्सीजन। सबसे पहले काम बैलेंस करने का है, उसके बाद आपके इसके निकालो। यहाँ पे कितना लिया अपन ने 1 मोल, ये कितने हो गए 2 मोल, तब जाके आपने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, वाटर पूछा है, तब जाके आपके 2 मोल क्या बना, वाटर बना। सिंपल सी बात है कंबशन से। क्लियर है। अब आपको क्या दे रखा है, ग्राम में, पहले तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ये देखा जाए कार्बन 12 और 4 कितने हो गए 16 ग्राम। ऑक्सीजन की बात करते हैं, एक ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 16, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको 4, तो आपका कितना एक 64 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे अपन वाटर की बात कर ले तो वाटर एक का होता है 18, कितने हैं 32 ग्राम। क्लियर है। ये तो अपन ने सबसे पहले वाटर निकाला, फिर वही पेंसिल का तरीका है कि जब 16 ग्राम आपका, अभी तो क्वेश्चन ही हो गया आपका, आपने इसको मोल में करा, कह रहा है 16 ग्राम मैथेन को बंद करा तो आपका वाटर कितना मिलेगा। पहला आंसर हो गया कितना 32 ग्राम। इसमें तो आपके डाटा को भी चेंज नहीं करा है, ये तो स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन से ही पूछ लिया गया है। क्लियर है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2। ये कह रहा है कि 22 ग्राम CO2 करने के लिए आपको कितने मोल मैथेन चाहिए। देख लेते हैं पहले तो इसका कितने 1 मोल है, इसको कन्वर्ट करते हैं आप पहले ग्राम में। ठीक है, कार्बन कितने हो गए 12, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 32, यानी मैं कहूँ तो ये कितना हो गया 44 ग्राम। क्लियर है। 44 ग्राम के लिए आपको कितना चाहिए होता मैथेन कितना, यानी मैं आपको वापस पेन पेंसिल 60 ग्राम। अच्छा अपन को पहले मैथेन का पूछा है ना, तो उल्टा लेंगे। $44 ग्राम CO2 से आपका कितना लेना पड़ता है आपको
60 ग्राम का लेना पड़ता है मेथीन। क्लियर है? तो आप तो सिंपल से देख लो ना कि ये 16 है और तब कितना हो रहा है 44, ये से हाफ है क्या 22, तो इसका भी क्या कर दोगे हाफ, यानी कितना आ जाएगा 8 ग्राम। वैसे पेन पेंसिल से हो जाएगा जिस तरह से अपन इक्वेशन बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। तीनों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है आपको सबसे पहले उनकी केमिकल इक्वेशन, वो भी कौन सी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद उनकी स्टाइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक से हमें मोल पता होना चाहिए। मोल को हम उस क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें अगर ग्राम में पूछा है तो कर सकते हैं, वॉल्यूम में पूछा है तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे डिटेल में भी क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हमारे यहाँ तक क्लियर है। लास्ट अपना से एक छोटा सा है लिमिटिंग रिएजेंट। इसी के अंदर है कि कोई भी आपकी केमिकल इक्वेशंस है तो उसके अंदर आप देखोगे कि पहले तो इनकी जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो फिक्स होता है, बात कर चुकी हूँ। यानी वाटर जब बनेगा तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 2 ही होंगे, तभी जाके रिएक्शंस होगी। और ऑक्सीजन के मॉल्यूम कितने होंगे 1 होंगे, तभी जाके आपके 2 मोल एक्शन करेगा। क्लियर है? हो सकता है कि इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी एक डील फिक्स कर सकते हैं। मेरे को किसी को गिफ्ट देना है, हमने डील फिक्स कर ली कि 50% आप दोगे 50% मैं दूंगी, तो वो रेशियो क्या हो गया आपका 1:1। उसमें क्या है कि मेरे को 100 रुपीज़ का गिफ्ट लाना है तो 50 आपको देने पड़ेंगे, 50 तभी हम तभी हम गिफ्ट लाएंगे। सीधी सी बात है। हो सकता है कि इस बार हमने डील चेंज कर ली। अब डील हमने क्या कर ली, अब की बार 1:3 की कर ली, क्योंकि मैं टीचर हूँ। मैंने कहा कि चलो 3 पार्ट में दे दूंगी, यानी 200 रुपये का गिफ्ट लाना है तो 150 मैं दूंगी और 50 रुपये आप दोगे। लेकिन जब रिएक्शंस होती है तब एक तो ये तो डील साइन हुई है कि 3 गुना तो मेरे पास होना ही चाहिए और आपके पास कितना होना चाहिए, वो 1 वाला पार्ट होना चाहिए। अलग अलग डील है तो सभी रिएक्शंस की अपनी अपनी अलग डील होती है। यहाँ बात करें तो यहाँ पे जो देखो ये 2 मोल, अगर ये सिंपल स्टाइकोमेट्री क्या कहती है कि ये 2 मोल पार्टिसिपेट, ये 2:1:2 होता है। लेकिन अगर मैंने क्या करे आपकी बार दोनों को 2-2 मोल ले लिया, तो मुझे बताओ कि ये तो 2 मोल होना ही चाहिए था, तो क्या ये सारे के सारे यूज आ गए। ये कितना होना चाहिए 1 मोल, हालांकि हमने 2 मोल लिया, तो क्या 1 बच गया हमारे पास, क्योंकि 1 ही पार्टिसिपेट होगा डील के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2:1 में होगा, यानी यहाँ पे 1 मोल बच गया है, तो वो क्या कहलाएगा O2 क्या कहलाएगा हमारा एक्सेस रिएजेंट। और जिसने लिमिट करा है क्या इसी की वजह से हुआ। यहाँ पे अगर 3 मोल होते या 4 मोल होते तो रेशंस और बन जाती, मतलब प्रोडक्ट और कन्वर्ट हो जाता। ये फिक्स हो गए कि 2 मोल चाहिए होते हैं और 2 मोल ही दे रखे, तो ये पूरे के पूरे कंज्यूम हो गए, तो ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। हमारी क्या डेफिनेशन कहती है, रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम व्हेन ए रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच जाता है वो एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है? इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपकी अमोनिया बनाने के लिए इसकी अपनी पर्टिकुलर डील है कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितने चाहिए 1 और 1 मोल, और हाइड्रोजन कितने चाहिए 3 मोल, यानी 1:3 का रेशियो इसका फिक्स है, कांस्टेंट है। हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसकी बात कर ली हमने। अब मैंने क्या करा, क्वेश्चन है देखो, ये होता नहीं है, यहाँ पे 6 मोल नाइट्रोजन ले लिया और 6 मोल क्या ले लिया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बात कर ले तो 6 मोल दे रखा है, आपको पता है कि 3 मोल होंगे तो वो कितने 6 के 6 कंज्यूम हो जाएंगे क्या। अगर इसके 3 मोल होंगे तो इसके 6 कंज्यूम हो जाएंगे। यहाँ कितने बचाएंगे 3 मोल आपका क्या है रिमेनिंग है, यानी ये क्या कहलाएगा एक्सेस, और इसने लिमिट कर दी, पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। किस पे डिपेंड करता है, ये इसकी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, या इन्होंने किस हिसाब से डील कर रखी है। जैसे यहाँ तो कोई लेना देना ही नहीं है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन पे कितना है 1 मोल और ये क्लोरीन पे कितना है 1 मोल, यानी ये भी 3 मोल और ये भी 3 मोल होगा, तब रिएक्शंस आपकी होगी। अब यहाँ पे क्या है ये 2 मोल है, तो ये भी कितने लेगा अपने 2 मोल, तो यहाँ कौन बच गया 1 मोल बच गया, यानी ये एक्सेस रिएजेंट ये लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है क्या? एक लास्ट क्वेश्चन जो आप कोशिश करोगे, वैसे ये पहले देखो, सबसे पहला काम है आप रिएक्शंस की स्टाइकोमेट्री को देखो कि वो कौन से प्रोपोर्शन में हो रही है। यहाँ पे कौन से प्रोपोर्शन में हो रही है 1:1 के, तो यहाँ पे जब 1:1 की हो तो आंख बंद करके आप देख लो कौन सा कम है। कब? जब दोनों की इक्वेशन सेम अमाउंट में, जब डील 50-50 की हुई है,
तो दोनों को बराबर होना जरूरी है। जो कम दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। देखा जाए कि तो यहाँ पे 300 एटम किसके, 300 एटम किसके, ए के, और 200 एटम किसके हैं, बी के। कौन कम दिख रहा है, ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ देखा जाए 2 मोल एक ये है और 3 मोल, सिंपल सी बात है, ये 2 कम है तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। 100 एटम ऑफ ए 100, क्या यहाँ कोई लिमिटिंग रिएजेंट है? मेरे हिसाब से दोनों 1:1 की डील हुई है, यानी यहाँ पे दोनों बराबर है, सफिशिएंट अमाउंट में है, यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। यहाँ देखा जाए ये कौन है, 2.5 जो आपका कम दिख रहा है, यानी ये लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे 2.5 कम दिख रहा है। ये कब देखना है आपको कम वाला, ये गलती सब मत करना। ये गलती जहाँ रेशियो आपको स्टाइकोमेट्री पता है कि 1:1 हो, वहाँ पे आंख बंद करके जो कम है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लेकिन डिफरेंट रिएक्शन के लिए स्टाइकोमेट्री डिफरेंट होती है, तो वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कौन कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है और कौन बच गया। मुझे लगता है, आई होप आपको ये समझ में आई हो क्लियरिटी के साथ। अब आपको इसके रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। मैंने अपने लेवल पे जो क्वेश्चन करा दिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, वेलकम। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।